नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 मई 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, बाजरा अनुभव केंद्र किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 अप्रैल को नई दिल्ली के दिल्ली हाट में अपनी तरह का पहला बाजरा अनुभव केंद्र लॉन्च किया। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना की है। इसका उद्देश्य बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। 72 देशों द्वारा समर्थित भारत के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज यानी मिलेट को केंद्रीय बजट 2023-24 में श्री अन्न कहा गया है। भारत की पहली अंतर समुद्रीय जुड़वा सुरंगें किस शहर में बनाई जा रही है? इंडियाज फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल्स आर बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। बृहद मुंबई नगर निगम बीएमसी द्वारा मुंबई तटीय सड़क परियोजना पर 2 वर्ष से अधिक के कार्य के पश्चात भारत की पहली अंतर समुद्रीय जुड़वा सुरंगें मुंबई में खुलने वाली है। ये सुरंगें 10.5 किलोमीटर लंबी तटीय सड़क परियोजना का हिस्सा है जो मरीन ड्राइव को बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ती है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंगें समुद्र तल से 17 से लेके 20 मीटर नीचे स्थित है, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार केंद्र वर्ष 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे नवीन राज्य के रूप में उभरा है? एज पर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे फॉर द ईयर 21-22 विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। यह सर्वेक्षण यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार विनिर्माण कंपनियों में इनोवेशन स्तर के मामले में कर्नाटक सबसे इनोवेटिव राज्य है। कर्नाटक के बाद दादरा और नगर हवेली एंड दमन और दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान है। ओडिशा, बिहार और झारखंड की हिस्सेदारी सबसे कम थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्कोर क्या है? व्हाट इज द स्कोर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 36.62। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है के उपलक्ष्य में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित 180 देशों के इस सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में भारत का रैंक कितना था? 150। शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइव फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स शीर्षक वाले इस रिपोर्ट में नॉर्वे नंबर 1 पे रहा। इसका स्कोर रहा 95.18। इस सूची में वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर रहे। सूचकांक में भारत की स्थिति को वर्ष 2016 जब यह 133वें स्थान पर था से लगातार इसका सूचकांक गिर रहा है। और भारत में मीडिया की कैसी स्थिति है वो आप बखूबी जानते ही हैं। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी
पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन अकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एमपीएन अकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन अकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एमपीएन अकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एमपीएन अकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन अकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन अकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन अकेडमी और इस प्रकार से एमपीएन अकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एकता हार्बर की आधारशिला रखी? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह laid the foundation stone of Ekta Harbour in which country? The right answer is option number A, Maldives.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मालदीव की यात्रा 11 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली यात्रा है। रक्षा मंत्री ने अपने मालदीव के समक्ष मारिया दीदी के साथ 3 मई को मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल तटरक्षक एकता हार्बर, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो इसको लगेगा कि ये एकता हार्बर है, की आधारशिला रखी। उथुरुथिला फाल्हू एटोल के सिफवारू में एकता हार्बर एक तटरक्षक बंदरगाह और मरम्मत की सुविधा है। यह भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजनाओं में से एक है। जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? 3 जेल्ड वीमेन जर्नलिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव बीन अवार्डेड यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईरान। विश्व निकाय ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए इसका प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को यूनेस्को या गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज प्रदान किया गया। यह प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति, संगठन या संस्था को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास के बंदरगाह चरण का आयोजन किस देश में हुआ? इन विच कंट्री द पोर्ट फेज ऑफ द फर्स्ट आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अभ्यास का बंदरगाह चरण 2 से 4 मई 2023 तक सिंगापुर में हुआ। ध्यान रखिएगा, चांगी नेवल बेस सिंगापुर में है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली और एक स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS सतपुरा ने इस अभ्यास में भाग लिया। दोनों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2023 और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लेंगे, जो सिंगापुर द्वारा होस्ट किया जाएगा। अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय बंगा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने घोषणा की है कि 2 जून से शुरू होने वाले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए अजय बंगा को संगठन के 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त बंगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक मंडल के अध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी एवं निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की प्रशासनिक परिषद के निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले इंडियन अमेरिकन बने हैं। फिट फॉर 55 पैकेज नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना किसके द्वारा पेश की गई है? अ कम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एक्शन प्लान कॉल्ड फिट फॉर 55 पैकेज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ। फिट फॉर 55 पैकेज का मुख्य उद्देश्य 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के यूरोपीय संघ के उद्देश्य के साथ यूरोपीय संघ के कानून को संरक्षित करना है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य वैश्विक तापमान को सीमित करने के पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है। अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन बनाए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साजू बालकृष्णन। एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह का स्थान लिया है। इस नियुक्ति के साथ एयर मार्शल बालकृष्णन ANC के 17वें कमांडर इन चीफ बन गए हैं। स्टारबेरी सेंस नामक सेंसर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? द सेंसर नेम्ड स्टारबेरी सेंस हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 अप्रैल को अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-55 रॉकेट पर स्टारबेरी सेंस नामक एक कम लागत वाला स्टार सेंसर लॉन्च किया है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा विकसित स्टारबेरी सेंस का प्राथमिक उद्देश्य फील्ड ऑफ व्यू की छवि बनाना, तारों की पहचान करना और अंतरिक्ष यान की दिशा की गणना करना है। बाफ्टा फेलोशिप 2023 किसने जीता? हु हैज़ वन बाफ्टा फेलोशिप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मीरा स्याल। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा फेलोशिप उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिन्होंने फिल्म या टेलीविज़न या दोनों में असाधारण योगदान दिया है।
मीरा सयाल ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की अभिनेत्री, पटकथा लेखिका और उपन्यासकार है। वह यूके में पंजाबी माता पिता के घर पैदा हुई थी और इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में पली बड़ी। सयाल को गुडनेस ग्रेसियस मी और द कुमार्स एट नंबर 42 जैसे टेलीविजन शो में इनके काम के लिए जाना जाता है। बिजनेस रेडी नामक एक नई परियोजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट कॉल्ड बिजनेस रेडी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक समूह ने बिजनेस रेडी बी रेडी नामक एक नई परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करना है। यह नई पहल डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट की जगह लेगी, जो 2 दशकों से अधिक समय से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आकलन करने के लिए विश्व बैंक समूह का प्रमुख कार्यक्रम रहा है। इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है, आप जान ही रहे होंगे। बिजनेस रेडी परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक देश के आर्थिक वातावरण को गतिशील निजी क्षेत्र के लिए तैयार करना है। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वायनाड। ODF यानी ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है, जिसे 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा देश भर में स्वच्छता हासिल करने के लिए शुरू किया गया था। केरल के वायनाड जिले ने 3 सितारा श्रेणी में ODF प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। वायनाड ने ODF रैंकिंग में 100 अंक हासिल किए, जबकि मंचेरियाल महाराष्ट्र ने 90.45 और अनूपपुर मध्य प्रदेश को 88.79 अंक मिले। कानूनी इकाई पहचानकर्ता लेई प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लेई सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। सेबी ने जारीकर्ताओं के लिए लेई प्रणाली की शुरुआत की है, जो गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों और सुरक्षा प्राप्तियों को सूचीबद्ध करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक संदर्भ डेटा सिस्टम बनाना है, जो विशिष्ट रूप से प्रत्येक कानूनी इकाई की पहचान करता है जो वित्तीय लेन देन के लिए एक पार्टी है। लेई कोड एक 20 अक्षर का कोड है जो कानूनी रूप से विशिष्ट संस्थाओं की पहचान करता है जो वित्तीय लेन देन में संलग्न है। RBI ने लेई कोड प्राप्त करने के लिए 25 करोड़ से अधिक के कुल जोखिम वाले गैर व्यक्ति उधारकर्ताओं को अनिवार्य कर दिया है। प्रोजेक्ट 15B क्लास के भारतीय नौसेना के तीसरे स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड इंडिजिनस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्रोजेक्ट 15B क्लास ऑफ द इंडियन नेवी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, INS इम्फाल। वर्तमान में P15B यानी विशाखापट्टनम क्लास के तहत कुल 4 युद्धपोतों की योजना बनाई गई है। पहला है विशाखापट्टनम खुद, दूसरा है मुर्मुगांव, तीसरा है इम्फाल और चौथा है सूरत। विध्वंसक अपनी पहुंच और धीरज के मामले में केवल एक विमान वाहक यानी INS विक्रमादित्य के बाद आते हैं। INS इम्फाल ने 28 अप्रैल को अपनी पहली समुद्री यात्रा शुरू की। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड में किया जा रहा है। इसे वर्ष 2023 के अंत तक सेवा में शामिल करने की योजना है। इसकी जो लंबाई है वह है 163 मीटर और चौड़ाई है 17 मीटर। दुनिया के पहले रेस्पिरेटरी सिनिस्टियल वायरस यानी RSV वैक्सीन को किस नाम से मंजूरी दी गई है? बाय व्हाट नेम हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिनिस्टियल वायरस वैक्सीन बीन अप्रूव्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, RSV। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने दुनिया के पहले रेस्पिरेटरी सिनिस्टियल वायरस वैक्सीन को RSV नाम से मंजूरी दी है। ब्रिटिश दवा कंपनी GSK द्वारा निर्मित इस टीके को अमेरिका में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमोदित किया गया है। RSV एक श्वसन वायरस है जो बेहद संक्रामक है और खांसी, छींकने, बुखार, घबराहट, बहती नाक और कम भूख जैसे संकेतों को जन्म देता है। पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? In which country was the Pittsburgh Climate Dialogue 2023 organized? The right answer is option number C, जर्मनी। जलवायु परिवर्तन पर पिट्सबर्ग संवाद 2 से 3 मई 2023 से बर्लिन में आयोजित किया गया। पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी जर्मनी और UAE ने की थी, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 40 देशों के मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में चर्चा के मुख्य विषय रहे नवीकरणीय लक्ष्य, जलवायु, वित्त और ग्लोबल स्टॉकटेक। COP28 सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई UAE में आयोजित किया जाएगा।
MV-ITT लायन V273 नाम के एक मालवाहक जहाज को भारत द्वारा किस बंदरगाह के लिए रवाना किया गया? कार्गो शिप नेम्ड MV-ITT लायन V273 was flagged off by India for which port? The right answer is option number A, सितवे बंदरगाह। इस जहाज को श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोर्ट कोलकाता से म्यांमार के सितवे बंदरगाह के लिए रवाना किया गया है, जो रखाइन राज्य में इस बंदरगाह के संचालन के लिए उद्घाटन शिपमेंट को चिन्हित करता है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में सितवे पोर्ट को भारतीय सहायता से विकसित किया गया है। यह बंदरगाह म्यांमार में पलेटवा से एक जलमार्ग से जुड़ा है, जो अंतर्देशीय चलता है, और पलेटवा से यह सड़क खंड द्वारा मिजोरम में जोरिनपुई से जुड़ा हुआ है। किस राज्य में हाल ही में आदर्श कॉलोनी पहल की शुरुआत की गई है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आदर्श कॉलोनी पहल के तहत केंद्रपारा जिले में सतभाया बागपटिया थीथल कॉलोनी को एक मॉडर्न कॉलोनी के रूप में विकसित करने के लिए 22.5 करोड़ रुपये मंजूर किए। यह घोषणा जलवायु परिवर्तन से विस्थापित हुए लोगों और कई दशकों से समुद्री घुसपैठ के प्रभाव से पीड़ित लोगों को आशा प्रदान करती है। पूर्वी राज्य के एक गांव सतभाया के बुजुर्ग निवासियों को पिछले विस्थापन की दर्दनाक यादें हैं। सतभाया, जिसका अर्थ है 7 भाई, का नाम मूल 7 गांवों के नाम पर रखा गया था, जो 1970 के दशक से पहले समुद्र में खो गए थे। यह फंड विस्थापित लोगों के लिए घरों के निर्माण, पीने के पानी, बिजली, सड़कों और अन्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिक प्लान ऑफ ओशन पॉलिसी को किस देश द्वारा हाल ही में अपनाया गया है? विच कंट्री अडॉप्टेड द बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान। यह पंचवर्षीय महासागर नीति क्षेत्रीय समुद्रों में बढ़ती चीनी मुखरता के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास करती है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के मंत्रिमंडल द्वारा अपनाई गई महासागर नीति पर नई मूल योजना में यह भी कहा गया है कि जापान को अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वायत्त पानी के नीचे के वाहनों और दूर से संचालित रोबोटों के विकास में तेजी लानी चाहिए। अधिकांश नई इमारतों में प्राकृतिक गैस और अन्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बन गया है? Which has become the first US state to ban the use of natural gas and other fossil fuels in most new buildings? The right answer is option number A, न्यूयॉर्क। यह कानून गैस ईंधन वाले स्टोव, भट्टियों और प्रोपेन हीटिंग को प्रतिबंधित करता है और पर्यावरण के अनुकूल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देता है, जैसे कि इंडक्शन स्टोव और हीट पंप। इसके अतिरिक्त 2026 तक 7 मंजिला इमारतों के लिए और 2029 तक ऊंची इमारतों के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हीटिंग और खाना पकाना अनिवार्य होगा। 2022 में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इमारतें न्यूयॉर्क राज्य के उत्सर्जन में 32% योगदान करती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। और इसके लिए मुख्य गैस है मीथेन, जो घरों और स्टोवों को गर्म करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक गैस है। चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चाइना कंपटीशन 2.0 बिल नामक एक नया विधायी अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू लेजिस्लेटिव कैंपेन कॉल्ड चाइना कंपटीशन 2.0 बिल टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। इस बिल का उद्देश्य अमेरिका के व्यावसायिक हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए बीजिंग तक प्रौद्योगिकी के प्रवाह को सीमित करना है। इसका उद्देश्य नियमों को कड़ा करके चीन को ताइवान के साथ संघर्ष शुरू करने से रोकना भी है। यह बिल प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में घरेलू निवेश के लिए धन की मांग करता है और चीन की बेल्ट एंड रोड वैश्विक अवसंरचना पहल के लिए एक बेहतर अमेरिकी विकल्प प्रदान करता है। दोहा डायमंड लीग 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वन गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो इन दोहा डायमंड लीग 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। यह इस सीजन का इनका पहला मेडल है। 24 वर्षीय नीरज ने अपने पहले प्रयास में 88.67 मीटर का थ्रो किया। वर्ष 2018 में इन्होंने इस टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल किया था। चेक गणराज्य के जैकब ने इस इवेंट में 88.63 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। जैकब ने टोक्यो ओलंपिक में भी रजत पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा ने, तो आप जान ही रहे हैं, गोल्ड मेडल जीता था। बैंक फॉर
इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS ने किस के साथ मिलकर एक ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है? विद whom has the बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS launched a global tech competition G20 tech sprint? The right answer is ऑप्शन नंबर B, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। G20 टेक स्प्रिंट एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता है। चौथा और 2023 टेक स्प्रिंट BIS इनोवेशन हब और RBI के बीच एक संयुक्त पहल है। यह RBI और BIS इनोवेशन हब द्वारा तैयार किए गए सीमा पार भुगतान पर 3 समस्या बयानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रौद्योगिकी समाधान, आतंकवाद और प्रतिबंधों के वित्त पोषण का मुकाबला करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी के आसपास अवैध वित्त जोखिम को कम करना है। 2023 टेक स्प्रिंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह ग्लोबल टेक कंपटीशन 4 जून तक दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए खुला रहा। मई 2023 में शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इन विच सिटी द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO वाज हेल्ड इन May 2023। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, गोवा। 4 और 5 मई को आयोजित किया गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बैठक में भाग लिया। बिलावल भुट्टो लगभग 12 वर्षों में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री हैं। SCO की शीर्ष बैठक जुलाई 2023 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। वर्ष 2023 में ध्यान में रखिएगा, भारत SCO की अध्यक्षता कर रहा है। SCO एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। भारत और पाकिस्तान दोनों देश जून 2017 में इसके सदस्य बने थे। SCO का मुख्यालय कहाँ पर है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। फ्रांस में बेस्टिल डे परेड के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर किन्हें आमंत्रित किया गया है? हु हैज बीन इन्वाइटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर बेस्टिल डे पैरेड इन फ्रांस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस के दौरान फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में सम्मानित अतिथि बनने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो के निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। राष्ट्रपति मैक्रो ने बयान में कहा, भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल फ्रांसीसी बलों के साथ परेड में भाग लेगा। PM मोदी की यात्रा को फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के साथ जोड़ा जाएगा। रंजीत गुहा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, का संबंध किस क्षेत्र से था? रंजीत गुहा हु पास्ट रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, इतिहास, हिस्ट्री। प्रख्यात भारतीय इतिहासकार रंजीत गुहा का 28 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म 23 मई 1923 को बांग्लादेश में हुआ था। यह सबल्टन स्कूल के संस्थापकों में से एक थे, जो इतिहास में सबसे प्रभावशाली उत्तर औपनिवेशिक उत्तर मार्क्सवादी स्कूलों में से एक है। इन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें से नवीनतम 2009 में द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री थी। इतिहास के क्षेत्र में इनके प्रसिद्ध योगदानों में से एक इनकी किताब है, जिसका शीर्षक है एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इमरजेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीज एम्प नामक पहला आउटरीच प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट आउटरीच प्रोग्राम कॉल्ड बीज एम्प ऑर्गेनाइज्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, दीमापुर। लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के सहयोग से नागालैंड के दीमापुर में अपने आत्मनिर्भर भारत फंड के तहत बीज एम्प नामक एक आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के श्री फंड के माध्यम से, श्री फंड क्या है? आत्मनिर्भर भारत फंड के माध्यम से पूंजीगत लाभों को अधिकतम करने पर केंद्रित है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। सैंटियागो पेना ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव 2023 जीता है? सैंटियागो पेना हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2023 ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, पैराग्वे। 30 अप्रैल को पैराग्वे में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में 44 वर्षीय रूढ़िवादी नेता सैंटियागो पेना ने
जीत दर्ज की है। सैंटियागो एक अर्थशास्त्री हैं। पेना की जीत के साथ ही तय हो गया कि पैराग्वे में एक बार फिर दक्षिणपंथी कोलोराडो पार्टी की सरकार बनेगी। पैराग्वे में बीते 76 सालों में अधिकतम समय कोलोराडो पार्टी की ही सरकार रही है। सैंटियागो पेना को लगभग 44% मत मिले। चुनाव में पेना के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन थे? एफ्रेन एलेग्रे, जिसे लगभग 28% मत मिला। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।